100 कैंडल पावर का बल्ब। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। वो चौक में कैसर पार्क के बाहर जहां चंद टांगे खड़े रहते हैं, बिजली के खंबे के साथ खामोश खड़ा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कोई वीरानी सी वीरानी है। यही पार्क जो सिर्फ 2 बरस पहले अपनी पुररौनक जगह थी, अब उजड़ी पुजड़ी दिखाई देती थी। जहां पहले औरत और मर्द शौक व शंग फैशन के लिबासों में चलते फिरते थे, वहां अब बेहद मैले कुचैले कपड़ों में लोग इधर उधर बेमकसद फिर रहे थे। बाजार में काफी भीड़ थी, मगर इसमें वो रंग नहीं था जो एक मेले ठेले का हुआ करता था। आसपास की सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंगें अपना रूप खो चुकी थीं। सर झाड़ मुंह फाड़ एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी जैसे बेवा औरतें। वो हैरान था कि वो गाजा कहां गया, वो सिंदूर कहां उड़ गया, वो सर कहां गायब हो गए जो उसने कभी यहां देखे और सुने थे। ज्यादा अरसा की बात नहीं, अभी वो कल ही तो 2 बरस भी कोई अरसा होता है, यहां आया था। कलकत्ता से जब उसे यहाँ की एक फर्म ने अच्छी तनख्वाह पर बुलाया था तो उसने कैसर पार्क में कितनी कोशिश की थी कि उसे किराए पर एक कमरा ही मिल जाए, मगर वो नाकाम रहा था हजारों फरमाइशों के बावजूद। मगर अब उसने देखा कि जिस कंजड़े जुलाहे और मोची की तबीयत चाहती थी फ्लैटों और कमरों पर अपना कब्जा जमा रहा था। जहां किसी शानदार फिल्म कंपनी का दफ्तर हुआ करता था, वहां चूल्हे सुलग रहे थे। जहां कभी शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थीं, वहां धोबी मैले कपड़े धो रहे हैं। 2 बरस में इतना बड़ा इनकलाब, वो हैरान था। लेकिन उसको इस इनकलाब का पस मंजर मालूम था अखबारों के जरिए से और उन दोस्तों से जो शहर में मौजूद थे। उसे सब पता लग चुका था कि यहाँ कैसा तूफान आया था, मगर वो सोचता था कि ये कोई अजीबो गरीब तूफान था जो इमारतों का रंग रूप भी चूस कर ले गया। इंसानों ने इंसान कत्ल कर दिए, औरतों की बेइज्जती की, लेकिन इमारतों की खुश्क लकड़ियों और इनकी ईंटों से भी यही सुलूक किया। उसने सुना था कि इस तूफान में औरतों को नंगा किया गया था, उनकी छातियां काटी गई थीं। यहाँ उसके आसपास जो कुछ था सब नंगा और जोबन बुरीदा था। वो बिजली के खंबे के साथ लगा अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करना चाहता था। उस दोस्त ने इससे कहा था कि तुम कैसर पार्क के पास जहां तांगे खड़े रहा करते हैं, मेरा इंतजार करना। 2 बरस हुए जब वो मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ आया था, तो ये टांगों का अड्डा बहुत मशहूर जगह थी। सबसे उम्दा, सबसे बांके टांगे सिर्फ यहीं खड़े रहते थे, क्योंकि अय्याशी यहाँ का हर सामान मुहैया हो जाता था। अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट और होटल करीब था, बेहतरीन चाय, बेहतरीन खाना और दूसरे लवाजमात भी। शहर के जितने बड़े दलाल थे वो यहीं से दस्तयाब होते थे, इसलिए कि कैसर पार्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के बायस रुपया और शराब पानी की तरह बहते थे। उसको याद आया कि 2 बरस पहले उसने अपने दोस्त के साथ बड़े ऐश किए थे। अच्छी से अच्छी लड़की हर रात को उनकी आगोश में होती थी। स्कॉच जंग के बायस नायाब थी, मगर 1 मिनट में दर्जनों बोतलें मुहैया हो जाती थी। टांगे अब भी खड़े थे, मगर इन पर वो कलगियां, वो फुंदने, वो पीतल के पॉलिश किए हुए साजो सामान की चमक दमक नहीं थी। ये भी शायद दूसरी चीजों के साथ उड़ गई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, 5 बज चुके थे। फरवरी के दिन थे, शाम के साए छाने शुरू हो गए थे। उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त को लानत मलामत की और दाएं हाथ के वीरान होटल में मोरी के पानी से बनाई हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि किसी ने उसको हौले से पुकारा। उसने ख्याल किया कि शायद उसका दोस्त आ गया, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी था, आम शक्ल सूरत का, लट्ठे की नई शलवार में, जिसमें अब और ज्यादा शिकनों की गुंजाइश नहीं थी। नीली पॉपलिन की कमीज जो लॉन्ड्री में जाने के लिए बेताब थी।
उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे बुलाया? उसने हौले से जवाब दिया, जी हाँ। उसने ख्याल किया कि मुहाजिर है, भीख मांगना चाहता है। क्या मांगते हो? उसने उसी लहजे में जवाब दिया, जी कुछ नहीं। फिर करीब आकर कहा, कुछ चाहिए आपको? क्या कोई लड़की वड़की? ये कहकर वो पीछे हट गया। उसके सीने में एक तीर सा लगा कि देखो, इस जमाने में भी ये लोगों के जिनसी जज्बात टटोलता फिरता है। और फिर इंसानियत के मुतालिक ऊपर तले उसके दिमाग में बड़े हौसला शिकन ख्यालात आए। इन्हीं ख्यालात के जेर असर उसने पूछा, कहाँ है? उसका लहजा दलाल के लिए उम्मीद अफजा नहीं था। चुनाचे कदम उठाते हुए उसने कहा, जी नहीं, आपको जरूरत नहीं मालूम होती। उसने उसको रोका, ये तुमने किस तरह जाना? इंसान को हर वक्त उस चीज की जरूरत होती है जो तुम मुहैया कर सकते हो, वो सूली पर भी, जलती चिता में भी। वो फलसफी बनने ही वाला था कि रुक गया। देखो, अगर कहीं पास ही है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ एक दोस्त को वक्त दे रखा है। दलाल करीब आ गया। पास ही? बिल्कुल पास। कहाँ? ये सामने वाली बिल्डिंग में। उसने सामने वाली बिल्डिंग में देखा। इसमें? इस बड़ी बिल्डिंग में? जी हाँ। वो लर्ज गया। अच्छा, तो संभल कर। उसने पूछा, मैं भी चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूं। और दलाल ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो सैकड़ों रूह शगाफ बातें सोचता उसके पीछे हो लिया। चंद गजों का फासला था, फौरन तय हो गया। दलाल और वो दोनों उस बड़ी बिल्डिंग में थे जिसकी पेशानी पर एक बोर्ड लटक रहा था। उसकी हालत सबसे खस्ता थी। जगह जगह उखड़ी हुई ईंटों, कटे हुए पानी के नलों और कूड़े करकट के ढेर थे। अब शाम गहरी हो गई थी। देवड़ी में से गुजरकर आगे बढ़े तो अंधेरा शुरू हो गया। चौड़ा चकला सहन तय करके वो एक तरफ मुड़ा जहां इमारत बनते बनते रुक गई थी। नंगी ईंटें थीं, चूना और सीमेंट मिले हुए सख्त ढेर पड़े थे और जा बजा बजरी बिखरी हुई थी। दलाल नामुकम्मल सीढ़ियां चढ़ने लगा कि मुड़कर उसने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। वो रुक गया। दलाल गायब हो गया। उसने मुंह ऊपर करके सीढ़ियों के इख्तिताम की तरफ देखा तो उसे तेज रोशनी नजर आई। 2 मिनट गुजर गए तो दबे पांव वो भी ऊपर चढ़ने लगा। आखिरी जीने पर उसे दलाल की बहुत जोर की कड़क सुनाई दी, उठती है कि नहीं? कोई औरत बोली, कह जो दिया, मुझे सोने दो। उसकी आवाज गुठी गुठी सी थी। दलाल फिर कड़का, मैं कहता हूं उठ। मेरा कहा नहीं मानेगी तू, याद रख। औरत की आवाज आई, तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पिचकारा, उठ मेरी जान, जिद न कर, गुजारा कैसे चलेगा? औरत बोली, गुजारा जाए जहन्नुम में, मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग न कर, मुझे नींद आ रही है। दलाल की आवाज कड़ी हो गई, तू नहीं उठेगी हरामजादी, सुअर की बच्ची? औरत चिल्लाने लगी, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज भिंच गई, आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। चल उठ, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। औरत की आवाज में इल्तिजा थी, देख मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितनों दिनों से जाग रही हूँ, रहम कर, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना, नहीं तो देख मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झांका जिसमें बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटी सी कोठरी है जिसके फर्श पर एक औरत लेटी है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। दलाल इस औरत के पास बैठा उसके पांव दाब रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने उस औरत से कहा, ले अब उठ, कसम खुदा की 1-2 घंटे में आ जाएगी, फिर सो जाना। वो औरत एकदम यूं उठी जैसे आग दिखाई हुई छछूंदर उठती है और चिल्लाई, अच्छा उठती हूँ। वो एक तरफ हट गया, असल में वो डर गया था।
दबे पांव वो तेजी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर ही से भाग जाए, इस दुनिया ही से भाग जाए, मगर कहां। फिर उसने सोचा कि ये औरत कौन है, क्यों इस पर उतना जुल्म हो रहा है, और ये दलाल कौन है, इसका क्या लगता है, और ये इस कमरे में इतना बड़ा बल्ब जलाकर जो 100 कैंडल पावर से किसी तरह भी कम नहीं था, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं। उसकी आंखों में इस तेज बल्ब की रोशनी में अभी तक घुसी हुई थी। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सोच रहा था कि इतनी तेज रोशनी में कौन हो सकता है, इतना बड़ा बल्ब, क्या वो छोटा नहीं लगा सकते, यही 15, 20, 25 कैंडल पावर का। वो ये सोच ही रहा था कि आहट हुई। उसने देखा कि 2 साए उसके पास खड़े हैं। एक ने, जो दलाल का था, उससे कहा, देख लीजिए। उसने कहा, देख लिया है। ठीक है ना? ठीक है। 40 रुपए होंगे। ठीक है, दे दीजिए। वो अब सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। जेब में उसने हाथ डाला और कुछ नोट निकाल कर दलाल के हवाले कर दिए। देख लो कितने हैं। नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दलाल ने कहा 50 है। उसने कहा 50 ही रखो। साहब सलाम। उसके जी में आई कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दे मारे। दलाल बोला, तो ले जाइए इसे, लेकिन देखिए तंग ना कीजिएगा और फिर 1-2 घंटे के बाद छोड़ जाइएगा, बेहतर। उसने बड़ी बिल्डिंग के बाहर निकलना शुरू किया, जिसकी पेशानी पर वो कई बार एक बहुत बड़ा बोर्ड पड़ चुका था। बाहर टांगा खड़ा था। वो आगे बैठ गया और औरत पीछे। दलाल ने एक बार फिर सलाम किया और एक बार फिर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पर दे मारे। टांगा चल पड़ा। वो उसे पास ही एक वीरान से होटल में ले गया। दिमाग को हत्तुल मकदूर इस तकद्दुर से जो उसे पहुंच चुका था निकाल कर उसने इस औरत की तरफ देखना शुरू किया जो सर से पैर तक उजाड़ थी। उसके पपोटे सूजे हुए थे, आंखें झुकी हुई थीं। उसका ऊपर का धड़ भी सारे का सारा खमीदा था, जैसे वो एक ऐसी इमारत है जो पल भर में गिर जाएगी। वो उससे मुखातिब हुआ। जरा गर्दन तो ऊंची कीजिए। वो जोर से चौंकी। क्या? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई बात तो कीजिए। उसकी आंखें सुर्ख बोटी हो रही थीं, जैसे उनमें मिर्चें डाली गई हों। वो खामोश रही। आपका नाम? कुछ भी नहीं। उसके लहजे में तेजाब की सी तेजी थी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जहाँ की भी तुम समझ लो। आप इतना रूखा क्यों बोलती हैं? औरत अब करीब करीब जाग पड़ी और उसकी तरफ लाल बोटी आंखों से देखकर कहने लगी, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। उसने पूछा, कहाँ? औरत ने बड़ी रूखी और बेइतनाई से जवाब दिया, जहां से तुम मुझे लाए हो। आप चली जाइए। तुम अपना काम करो ना, मुझे तंग क्यों करते हो? उसने अपने लहजे में दिल का सारा दर्द भर के उससे कहा, मैं तुम्हें तंग नहीं करता, मुझे तुमसे हमदर्दी है। वो झिल्ला गई। मुझे नहीं चाहिए कोई हमदर्द। फिर करीब करीब चीख पड़ी, तुम अपना काम करो और मुझे जाने दो। उसने करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरना चाहा तो उस औरत ने जोर से एक तरफ झटक दिया। मैं कहती हूँ मुझे तंग ना करो। मैं कई दिनों से जाग रही हूँ, जब से आई हूँ जाग रही हूँ। वो सरता पा हमदर्दी बन गया। सो जाओ यहीं। औरत की आंखें सुर्ख हो गईं। तेज लहजे में बोली, मैं यहाँ सोने नहीं आई, ये मेरा घर नहीं। तुम्हारा घर वो है जहाँ से तुम आई हो। औरत और ज्यादा खश्मनाक हो गई। उफ, बकवास बंद करो, मेरा कोई घर नहीं। तुम अपना काम करो वरना मुझे छोड़ आओ और अपने रुपए लो उससे। वो गाली देती देती रह गई। उसने सोचा कि उस औरत से ऐसी हालत में कुछ पूछना और हमदर्दी जताना फजूल है। चनाचे उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, और वो उसे इस बड़ी बिल्डिंग में छोड़ आया। दूसरे दिन उसने कैसर पार्क के एक वीरान होटल में उस औरत की सारी दास्तान अपने दोस्त को सुनाई। दोस्त पर रिक्कत तारी हो गई। उसने बहुत अफसोस का इजहार किया और पूछा, क्या जवान थी? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं उसे अच्छी तरह बिल्कुल न देख सका।
میرے دماغ میں تو ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ میں نے وہیں سے پتھر اٹھا کر دلال کا سر کیوں نہ کچل دیا۔ دوست نے کہا واقعی بڑے ثواب کا کام ہوتا۔ وہ زیادہ دیر تک ہوٹل میں اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھ سکا۔ اس کے دل و دماغ پر پچھلے روز کا واقعہ بہت بوجھ تھا۔ چنانچہ چائے ختم ہوئی تو دونوں رخصت ہو گئے۔ اس کا دوست چپکے سے ٹانگوں کے اڈے پر آیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی نگاہیں اس دلال کو ڈھونڈتی رہیں مگر وہ نظر نہ آیا۔ 6 بج چکے تھے۔ بڑی بلڈنگ سامنے تھی، چند گزوں کے فاصلے پر۔ وہ اس طرف چل دیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ اندر آ جا رہے تھے مگر وہ بڑے اطمینان سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ کافی اندھیرا تھا مگر جب وہ ان سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے روشنی دکھائی دی۔ اوپر دیکھا اور دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ دیر وہ آخری زینے پر خاموش کھڑا تھا۔ کمرے سے تیز روشنی آ رہی تھی مگر کوئی آواز، کوئی آہٹ اسے سنائی نہ دی۔ آخری زینہ طے کر کے وہ جب آگے بڑھا، دروازے کے پٹ کھلے تھے۔ اس نے ذرا ادھر ہٹ کر اندر جھانکا۔ سب سے پہلے اسے بلب نظر آیا جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں گھس گئی۔ ایک دم وہ پرے ہٹ گیا تاکہ تھوڑی دیر اندھیرے کی طرف منہ کر کے اپنی آنکھوں سے چکا چوند نکال سکے۔ اس کے بعد وہ پھر دروازے کی طرف بڑھا مگر اس انداز سے کہ اس کی آنکھیں بلب کی تیز روشنی کی زد میں نہ آئیں۔ اس نے اندر جھانکا۔ فرش کا جو حصہ اسے نظر آیا اس پر ایک عورت چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ سو رہی تھی، منہ پر دوپٹہ تھا۔ اس کا سینہ سانس کے اتار چڑھاؤ سے ہل رہا تھا۔ وہ ذرا آگے بڑھا۔ اس کی چیخ نکل گئی مگر اس نے فوراً ہی دبا لی۔ اس عورت سے کچھ دور رنگے فرش پر ایک آدمی پڑا تھا جس کا سر پاش تھا۔ پاس ہی خون آلود اینٹ پڑی تھی۔ یہ سب اس نے ایک دم دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پاؤں پھسلا اور نیچے، مگر اس نے چوٹوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مشکل اپنے گھر پہنچا اور ساری رات ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔